प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित में लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के तहत वर्कशीट क्रमांक 56 में माध्यक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि माध्यक किसे कहते हैं। तो जब कोई दिए गए जो आंकड़े हैं तो दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही यानी घटता हुआ क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच या मध्य का वाला जो मान होता है उनका माध्यक होता है। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा देखें कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 26, 36, 46, 17, 18, 25 और 35 इनका माध्यक क्या होगा। तो हम पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में अगर जमाते हैं तो यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा है 17, सबसे पहले 17 लिखा, फिर 18, 24, 25, 35, 36 और 46। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कुल 7 यहाँ जो आंकड़ों की संख्या 7 है। तो इसमें ये पहला नंबर पे, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे 25 आ रहा है और इसके बाद फिर 3 आंकड़े और बच रहे हैं। तो बीचों बीच में जो आंकड़ा आ रहा है वो 25 है, अर्थात इसका माध्यक क्या होगा, 25 होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 1 जो यहाँ दिया गया कि निम्न आंकड़ों का से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं तो 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। तो इन आंकड़ों को अगर हम आरोही क्रम में अगर जमाते हैं तो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो आरोही क्रम में लिखने पर इन आंकड़ों को अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले जो आंकड़ा आएगा वो सबसे छोटा अंक देख रहे हैं 12 दिख रहा है, तो 12, फिर 12 के बाद एक बार और 12 दिख रहा है हमको, 2 बार 12 तो 12, 12, फिर इससे बड़ा अंक हमको दिख रहा है 13, फिर 13 के बाद हम देखें तो यहाँ 13 2 बार है तो 13 हो गया, फिर 13 से बड़ा अंक जो है 14, तो 14 को देखें तो यहाँ 1, 2, 3 बार है तो 14, फिर 14 आएगा और फिर से 14 आएगा, तो ये 3 बार हो गया 14। उसके बाद अगला जो अंक है हम देखें 16 और 16 के बाद जो है 19। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ अगर बीचों बीच का जो अंक आ रहा है तो बीचों बीच में जो आंकड़ा आ रहा है तो यहाँ पर शुरू में 4 और इसके बाद ये 5वां आंकड़ा जो है इसके बाद भी 4 है, तो बीचों बीच के स्थान पर 14 आ रहा है, अतः इसका जो माध्यक जो होगा, माध्यक बराबर 14, यही इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 में देखें तो यहाँ पर जो दिए गए आंकड़े हैं इसमें किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको माध्यक ज्ञात करना, तो हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में जमा लें। तो आरोही क्रम में अगर हम आंकड़ों को लिखते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो आंकड़ा आना चाहिए, तो सबसे छोटा अंक दिख रहा है हमको 32, तो सबसे पहले आ जाएगा 32। 32 के बाद अगर हम देखें तो अगला अंक आ रहा है यहाँ इससे बड़ा हमको 35 दिख रहा है, तो इससे बड़ा 35 है। 35 के बाद अगर हम देखें तो 36 है। 36 के बाद यहाँ पर 37 दिया गया है। फिर 38 को देखें तो 38 यहाँ काफ़ी बार दिया गया, तो 38 3 बार है, तो 38 को हमने 3 बार लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें तो 40, 38 से बड़ा है 40, तो 40 को 2 बार है, तो हमने 40 को 2 बार लिख दिया। फिर इसके बाद देखें तो 42 के बाद उससे बड़ा अंक 43 भी 2 बार दिख रहा है, तो 43 लिख दिया। 43 के बाद 45, उससे बड़ा 45 है, और 45 से बड़ा 47 और 47 से बड़ा 50। तो यहाँ ये 15 आंकड़े हैं, कुल 15 दिए, तो हम यहाँ 7 पहले 7 हो जाएंगे और उसके उस आंकड़े के बाद के 7, तो ऐसा दोनों तरफ 7 7 होंगे, तो बीचों बीच में जो अंक आएगा वही उसका माध्यक होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो 8वां आंकड़ा है इसके बाद फिर 7 बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पहले भी हैं और 7 इसके बाद में भी है। तो यहाँ देखा जाए तो 40 बीचों बीच में आ रहा, अतः इसका जो माध्यक होगा तो अतः 40
माध्यक है, इसका सही उत्तर है 40 हो जाएगा। इसी प्रकार हम वर्कशीट क्रमांक 57 में देखें तो वर्कशीट क्रमांक 57 में प्रायिकता के बारे में दिया गया है। तो वर्कशीट क्रमांक 57 में प्रायिकता, तो प्रायिकता से हम क्या समझते हैं? प्रायिकता यानी किसी भी घटना के होने की जो संभावनाएं हैं। जैसे जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो हम जानते हैं कि उसके दो संभव परिणाम चित या पट होंगे। अब सिक्के को उछाला जाए तो या तो चित आएगा या पट आएगा। हम कहते हैं कि चित आने की प्रायिकता कितनी है? तो कुल दो चीज़ें आ सकती है, उसमें से एक बार चित आ सकता है, इसलिए चित की प्रायिकता 1/2 होगी। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो यहाँ जो मुख्य बातें हैं प्रायिकता से संबंधित, तो प्रायिकता जिन घटनाओं के घटित होने की संभावना नहीं है, ये जो कभी संभव नहीं होती, उनकी प्रायिकता 0 होती है। जिन घटनाओं के घटित होने की संभावना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कभी भी 1 होती है। और संभावनाएं वाली घटनाओं की प्रायिकता कभी भी 0 से 1 के बीच में ही होती है। मतलब न्यूनतम मान उसका 0 और अधिकतम मान 1 होता है। किसी भी चीज़ की घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ एक उदाहरण के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में हम देखें कि पासे में 6 फलकियाँ होती है और उस पर 1 2 3 4 5 और 6 लिखा रहता है। तो यहाँ पर 6 फलके हैं, तो आने की जो सभी संभव परिणाम हो 6 होंगे। तो पासा के लिए 6 समप्रायिक संभव परिणाम होंगे। तो उसमें 5 आने की प्रायिकता मतलब 5 कितनी बार आ सकता है? तो ये 6 बारों में से 5 एक बार आ सकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता कहलाएगी 1/6। अगला हम देखें, यहाँ पर प्रयास करें के अंतर्गत कि एक डिब्बे में 8 कंचे हैं जिन पर 1 से 8 तक अंकित है। संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या है? तो एक डिब्बे पर 8 कंचे हैं, तो 8 कंचे हैं और जिन पर 1 से 8 तक लिखा हुआ, तो संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल जो परिणाम संभावित परिणाम है, तो कुल संभावित परिणाम तो 1 से 8 तक है, तो अर्थात उसमें कुल संभावित परिणाम 8 होंगे। और जो 3 है, तो संख्या 3 आने की संख्या कितनी है? एक बार। संख्या 3 आने की कितनी बार आ सकता है? एक बार। तो अतः इसकी जो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल परिणाम हम नीचे लिखते हैं और संभावित जो घटना को बनाने वाले परिणाम अर्थात 3 एक बार आ सकता है और कुल परिणाम है यहाँ पर 8, क्योंकि संख्या 1 से 8 तक आता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/8 होगी। इसी प्रकार हम देखें कि एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा जब अगर फेंका जाता है तो पासा फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, तो हम मालूम है कि कुल संभावित परिणाम पासा है, तो पासे में 6 फलकें होगी, तो ये कुल परिणाम हो जाएंगे इसके 6। और अब इसमें से 4 आने की, तो 4 जो होता है एक बार आएगा, तो 4 की संभावना 4 कितनी बार आ सकता है? एक बार। अतः 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की जो प्रायिकता है वह 6 में से एक बार आ सकता है, इसलिए 1/6 होगी। तो अतः इसकी जो प्रायिकता होगी 1/6 होगी। तो इस प्रकार हम जो दी गई घटनाएं हैं उनका दैनिक जीवन में उस पर आधारित घटनाओं की जो संभव परिणाम है उसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि वर्कशीट क्रमांक 58 में दंड आलेख के बारे में दिया गया है। तो दंड आलेख जो वर्कशीट क्रमांक 58 में दंड आलेख, तो यहाँ दंड आलेख को
पढ़ना और उसको समझना ये बहुत आसान होता है। तो जैसे यहाँ पर एक विद्यार्थी और उसके प्राप्तांक दिए हैं कि अजय को 450 अंक मिले, बाली को 500 अंक मिले, दीप्ति को 300, फयाज को 360, गीतिका को 400 और हरि को 540। तो इसके आधार पर अगर हम इसका दंड आलेख बनाना चाहें तो उपयुक्त स्केल लेकर यहाँ दंड आलेख बनाना चाहें तो इस प्रकार से इसका दंड आलेख बन सकता है। यहाँ 0 ले लिया हमने और 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब अजय को मिले 450, तो ये जो इसका दंड आलेख जो बनेगा 400 से अधिक और 500 से दोनों के बीचों बीच में 450 के बराबर है। तो इसी प्रकार से सभी छात्रों के अंकों को यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ दी गई जानकारी के आधार पर दंड आलेख को पढ़ना और उसको बनाना, ये दोनों चीज़ें हमको आना चाहिए। दंड आलेख जैसे यहाँ दिया कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, कौन सा स्केल लेंगे। दूसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम अधिकतम है, और दूसरा, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ जो छात्र संख्या दी गई कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या, जैसे 5वीं में 135 है, 6वीं में 120 है, 7वीं में 95 है, 8वीं में 100 है, 9वीं में 90 है और 10वीं में 80 है। तो इसके लिए दंड आलेख बनाकर हम और आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ दंड आलेख जब बनाएंगे तो हम यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है उसको y अक्ष पर लेंगे और कक्षा जो है, कक्षा को हम यहाँ पर x अक्ष पर दर्शा देंगे। जैसे 5वीं है तो 5वीं के लिए एक दंड आलेख यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से हम निशान लगा दें और इन 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से हम निशान लगा लें। और पहला जैसे 5वीं है तो यहाँ एक खाली छोड़ेंगे, यहाँ 5वीं क्लास के लिए दंड आलेख बना लेंगे, यहाँ 6वीं के लिए, 7वीं के लिए, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए और 10वीं के लिए। इस प्रकार से हम दंड आलेख इनके बनाएंगे। तब यहाँ पर हम छात्र संख्या देख रहे हैं कि सबसे कम यहाँ पर 80 दिखाई दे रही है और अधिकतम 135 है। तो यहाँ पर y अक्ष पर हम 1-1 सेंटीमीटर पर अगर हम इसको 100 या 20 का भी पैमाना ले सकते हैं। तो यहाँ जो सवाल में दिया गया उसके आधार पर हम पैमाना मानकर और यहाँ सबके उसके उचित स्केल को लेकर हम यहाँ पर दंड आलेख इसका बना सकते हैं। तो फिर इसी प्रकार से अगला जो आता है दोहरा दंड आलेख। जैसे अगर यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थी तिमाही में और 6माही में, तो आशीष को 67 और 70 अंक मिले हैं, तिमाही में 67 और 6माही में 70। इसी प्रकार अरुण को 72 और 65 मिले हैं तिमाही और 6माही परीक्षा में, सबके यहाँ अंक दिए गए। तो यहाँ पर एक छात्र की 2 प्रकार की जानकारी है, तिमाही के अंक और 6माही के अंक। तो यहाँ पर हमको एक ही दंड आलेख में 2 अलग अलग रंगों का उपयोग करके और हम उसको दर्शा सकते हैं या दोनों को साथ साथ में बना सकते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक जो बनाया गया है, तो इसका जो दंड आलेख है दोहरी जानकारी तिमाही और 6माही। तो यहाँ पर आशीष के जैसे अंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसमें ये जो तिमाही के अंक इस प्रकार से है और 6माही के अंक के लिए यहाँ पर इसको गहरे रंग से दर्शाया गया है। ये आशीष की जानकारी हो, इसी प्रकार के अरुण की जानकारी, कनिष्क की जानकारी, माया और रीता, तो सबकी जानकारी को यहाँ स्केल लिया है 1 इकाई बराबर 5 अंक। तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको 5 अंकों के बराबर लिया गया है। तो इस प्रकार से हम किसी जानकारी को, अगर 2 प्रकार के जानकारियाँ हैं तो उसको हम आजू बाजू इस प्रकार से दंड आलेख बनाकर या तो अलग अलग रंगों से कर सकते हैं। दंड आलेख पर आधारित सवालों के अंतर्गत हमने एक सवाल यहाँ देखें कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, एक उपयुक्त स्केल लेकर चुनकर एक दोहरा दंड आलेख दर्शाना है। तो यहाँ पर विषयवार अंक दिए गए हैं कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रथम सत्र के अंक और द्वितीय सत्र के अंक। तो सबसे पहले हम जब स्केल लेंगे इसमें, तो जो उचित पैमाना या जो स्केल लेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अंकों का मान अधिकतम मतलब 100 से कम है। तो हम यहाँ पर स्केल जब हम इसमें मानेंगे तो स्केल में हम ऐसा मान लें कि 1
इकाई, 1 इकाई बराबर 10 अंक, 1 इकाई बराबर 10 अंक, ये हमने स्केल मान लिया। और इसके आधार पर हम अक्ष बना लें तो यहाँ पर ये y अक्ष पर हम इसमें अंकों को दर्शाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा अंक, और x अक्ष पर यहाँ अगर हम देखें तो x अक्ष पर यहाँ पर हम विषय को दर्शा देंगे। तो यहाँ विषय को यहाँ दर्शा देंगे हम। फिर इसमें यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर हम निशान लगा दें। जैसे 1 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगाया तो ये 1 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद हम पहला विषय देख रहे हैं अंग्रेजी है, तो यहाँ सबसे पहले हम अंग्रेजी के लिए फिर 1 सेंटीमीटर का खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हिंदी है तो हिंदी विषय के अंक को दर्शाएंगे। फिर अगले में गणित, फिर गणित के बाद विज्ञान, और विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान। इन अंकों को हम यहाँ पर जो दंड आलेख में दर्शाएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र दोनों का है। तो हम यहाँ दर्शाने के लिए अगर हम प्रथम सत्र के जो अंक है इसको नीले रंग से दर्शा दें, और द्वितीय सत्र के जो अंक है इसको लाल रंग से दर्शा दें। तो अब यहाँ पर y अक्ष पर जहाँ अंक हमको दर्शाना है तो इन अंकों को हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर ये मान लें कि 10 अंक के बराबर है। यहाँ शून्य रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी विषय में जो अंक मिले हैं तो प्रथम सत्र में मिले हैं 67 अंक। तो 67, तो प्रथम यहाँ पर जो हमने अंग्रेजी लिखा है इसके हम 67 अंक है, तो ये 60 और 70 के बीचों बीच में 65 होगा, और 65 से कुछ अधिक। तो यहाँ पर 67 अंक है तो ये इससे आधे से थोड़ा सा अधिक रहेगा। तो इसके आधे भाग को हम नीले रंग से दर्शा देंगे। तो इसमें प्रथम सत्र के अंक हो जाएंगे, और इसका जो आधा भाग है इसमें हम इसको देख रहे हैं कि 70 अंक मिले हैं उसको द्वितीय सत्र में। तो 70, तो ये 70 के बराबर यहाँ पर ये आधा भाग जो है इसको हम 70 के बराबर बना लिया। और इस प्रकार से इसमें हमने प्रथम सत्र के अंक को नीले रंग से दर्शाने को कहा था, तो ये नीला रंग हम उपयोग कर लेंगे इसमें। और दूसरा जो द्वितीय सत्र के अंक है उसको लाल रंग से दर्शाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर हम इसमें लाल रंग से इसको दर्शा देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके अंग्रेजी विषय के अंकों में नीला रंग जो है प्रथम सत्र के अंक को दर्शाएगा, और लाल रंग यहाँ द्वितीय सत्र को दर्शा रहा है। तो इसको देखकर छात्र आसानी से समझ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, और उस ऊंचाई के आधार पर उस आंकड़ों को पढ़ सकता है। इसी प्रकार से हम हिंदी विषय के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस भाग को हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं। यहाँ जैसे हम देखें कि हिंदी विषय में पहले उसको 72 अंक मिले, मतलब 70 से यहाँ थोड़ा सा अधिक होगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा इसमें दंड आलेख, इसमें आधा भाग हम इसका जो है उसको प्रथम सत्र के लिए ले लेंगे, और दूसरा जो भाग है 65 द्वितीय सत्र में उसको 65 मिले, मतलब 60 से अधिक 70 के बीचों बीच वाला, तो ये द्वितीय सत्र में इसको 65 मिले। तो यहाँ पर हम प्रथम सत्र के जो अंक है उसको नीले रंग से हम छायांकित कर देंगे, और दूसरा भाग जो है वो लाल रंग से कर देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी विषयों को अंकों को एक उचित पैमाना लेकर और इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आगे का छात्र स्वयं करने का प्रयास करेंगे।